ये कहानी है धोखलपुर गांव की, जहां श्याम अपने परिवार के साथ रहता था। श्याम के परिवार में उसका छोटा भाई शिव और उसकी बूढ़ी माँ थी। श्याम सेठ रघुनाथ चौहान के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था। श्याम के पिता कुछ सालों पहले ही गुजर गए थे, इसलिए अब श्याम अपने परिवार का पूरा खर्च उठा रहा था। रोज की तरह श्याम जंगल में गया था लकड़ी काटने पर। उस दिन जो हुआ उसने श्याम और उसके परिवार की पूरी जिंदगी ही बदल गई। श्याम हमेशा की तरह 1 घंटे लकड़ी काटता और फिर 1 घंटे आराम करता था। आज तो मैं बहुत थक गया। आज मैंने लगता है कुछ ज्यादा ही लकड़ियां काट ली है। अब थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर काम शुरू करूंगा। ना कहकर जब श्याम पेड़ के नीचे बैठा ही था, तब उसके सिर पर एक बहुत बड़ी लकड़ी आकर गिर गई। श्याम गिर गया, बेहोश हो गया। दूसरी तरफ श्याम के घर वाले श्याम की चिंता कर रहे थे। दोपहर हो गई तो श्याम अभी तक घर क्यों नहीं आया खाना खाने? रोज तो समय से आ जाता है। माँ, शायद भैया को कुछ काम होगा या सेठ जी ने रोक लिया होगा। तुम चिंता मत करो। फिर शाम हो गई। माँ, मुझे लगता है कि मुझे जाकर भैया को देखना चाहिए। भैया आज कहाँ रह गए? भैया कभी ऐसा नहीं करते। हाँ बेटा, जाकर देख कर आ, कहाँ रह गया मेरा बेटा? शिव सोचता है कि पहले सेठ जी के घर जाकर देख आता हूँ। सेठ जी नमस्ते। मैं श्याम भैया का छोटा भाई हूँ शिव। मेरे भैया आपके घर पर है क्या? अरे नहीं भाई, तुम्हारे भैया तो आज आए ही नहीं। मैंने उसको सुबह जंगल जाने बोला, पर वो अभी तक आया ही नहीं। न सुनकर शिव भी अब परेशान हो जाता है और बिना कुछ कहे जंगल की तरफ चले जाता है। जंगल के थोड़ी अंदर जाते ही शिव को श्याम जमीन पर गिरा हुआ दिखाई देता है। भैया भैया, क्या हुआ भैया? भैया उठो ना। भैया आप ठीक हो ना? क्या हो गया भैया आपको? पर श्याम को होश नहीं आता। फिर जैसे तैसे करके शिव श्याम को घर ले आता है और एक गांव के वैद्य जी को भी बुला देता है। वैद्य जी श्याम को देखने के बाद कुछ दवाई देते हैं और कहते हैं कि देखो शिव, तुम्हारे भाई के सिर पर बहुत गहरी चोट लगी है, इसलिए तुम्हारे भैया को होश आने में महीने या सालों का समय भी लग सकता है। ये क्या बोल रहे हैं वैद्य जी? आप मेरे बेटे को ठीक कर दो वैद्य जी। मेरा बेटा बहुत ही नेक इंसान है। ये सब क्या हो गया मेरे बेटे के साथ? वैद्य जी, भैया ठीक तो हो जाएंगे ना? देखो, अभी मैं भी नहीं बता सकता। चोट काफी गहरी है और बहुत समय बाद तुमने मुझे बुलाया है। पर भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना कि श्याम को समय पर सारी दवाइयां मिले, और कुछ दवाइयां भी महंगी होंगी, इसलिए इस बात का ध्यान रखना। मैं आता रहूंगा श्याम को देखने। ना बोलकर वैद्य जी चले जाते हैं। शिव और उसकी माँ बहुत उदास हो जाते हैं। अब घर में कमाने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि शिव अभी छोटा था। अगली सुबह शिव सोचता है, क्यों ना मैं सेठ जी से काम मांग लूँ अपने लिए। शायद वो मुझे काम पर रख ले। माँ, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे अब कोई काम ढूंढ लेना चाहिए, तभी हम भैया का इलाज कर पाएंगे। हाँ बेटा, तुझे ही सब संभालना है। हाँ माँ, तुम चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मैं आता हूँ कुछ काम ढूंढ कर। इतना बोलकर शिव काम ढूंढने चला जाता है। जब शिव सेठ जी के पास जा रहा होता है, तब उसे कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देती है। देखो भाई लोग, आज से मैं अपने समोसे का दाम बढ़ा रहा हूँ। अब मैं अपने समोसे 10 के जगह 20 रुपए में बेचूंगा। वहीं खड़ा एक आदमी बोलता है, क्या भाई, एक तो तुम्हारे समोसे ठंडे रहते हैं, ऊपर से तुम दाम बढ़ा रहे हो। एक समोसा 20 रुपए का, ये दाम तो बहुत ज्यादा है। भाई, हम तुम्हारे समोसे खाते हैं क्योंकि गांव में कोई और समोसे वाला नहीं है, और अगर तुम इतना दाम लगाओगे तो हम कैसे खाएंगे? देखो भाई लोग, मेरे समोसे इतने अच्छे होते हैं कि आसपास के गांव वाले भी मेरे समोसे खाने आते हैं, इसलिए इतना दाम तो ठीक है। मैं दाम तो कम नहीं करूँगा। फिर शिव को याद आता है कि उसे तो सेठ जी के घर जाना था। वो वापस से सेठ जी के घर की ओर चल पड़ता है। आओ भाई आओ, ऐसे है अब श्याम की तबीयत? सेठ जी, भैया को अभी तक होश नहीं आया है। वैद्य जी ने भी बोला है कि समय लग सकता है। हमारे पास अब पैसे भी ज्यादा नहीं बचे हैं। समझ नहीं आता भैया का इलाज कैसे होगा। सेठ जी, क्या आप भैया की जगह मुझे काम पर रख सकते हैं? अरे नहीं भाई, तुम अभी बहुत छोटे हो।
मैं तुम्हें रख भी लूँ तो तुमसे काम नहीं हो पाएगा। नहीं सेठ जी, आप चिंता मत करो, मैं ईमानदारी से काम करूंगा। देख भैया, मुझे माफ कर, मैं तुझे काम पर नहीं रख सकता। कोई और मदद चाहिए तो बता। ठीक है सेठ जी, मैं घर जाकर माँ से पूछकर बताता हूँ। फिर शिव उदास होकर घर की ओर निकल जाता है। शिव को इस बात की बहुत चिंता रहती है कि अब उसके भाई का कैसे इलाज होगा और उसकी बूढ़ी माँ का अब वो कैसे ख्याल रखेगा। शिव जब घर आता है तो उसे उदास देखकर उसकी माँ पूछती है, क्या हुआ शिव, काम नहीं मिला ना? हाँ माँ, सब बोलते हैं मैं छोटा हूँ, काम नहीं कर सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं उनको कैसे समझाऊं कि मैं काम कर सकता हूँ। मुझे आपका और भैया का ध्यान रखना है, घर संभालना है। कोई बात नहीं बेटा, वो लोग सही ही कहते हैं, तू अभी छोटा है, तेरे तो पढ़ने के दिन है। कोई बात नहीं बेटा, वो लोग सही ही कहते हैं, तू अभी छोटा है, तेरे तो पढ़ने के दिन है। तू चिंता मत कर, काम नहीं कर सकता तो क्या हुआ, तेरी माँ है ना, मैं अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ। मैं शाम को जाकर कुछ काम देखूंगी बेटा। नहीं माँ, मैं तुम्हें किसी और के घर पर काम करते हुए नहीं देख सकता। मैं हूं ना, तुम्हारा बेटा, मैं सब संभाल लूंगा। माँ, पहले बाबा गांव में समोसे बेचते थे ना? हाँ बेटा, तुम्हारे बाबा बहुत लाजवाब समोसे बनाते थे, पूरा गांव उनके समोसे का दीवाना था। माँ, क्या मैं भी समोसे बेच सकता हूँ, बिल्कुल बाबा की तरह? बेटा, तू ये सब कैसे कर पाएगा, और हमारे पास तो ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं। माँ, मैं सेठ जी से पैसे उधार ले लेता हूँ, वो मुझे शायद मदद कर दे। बेटा, तेरा ये जुनून देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने सोचा नहीं था मेरा छोटा सा शिव इतने जल्दी बड़ा हो जाएगा। जा बेटा जा, तुझे जो सही लगता है वो कर, मैं तेरे साथ हूँ। ठीक है माँ, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, तो अब मैं भी समोसे बनाकर बेचूंगा, और देखना सबको मेरे समोसे बहुत पसंद आएंगे, बिल्कुल बाबा की तरह। मैं आपका और बाबा का नाम रोशन करना चाहता हूँ, फिर देखना भैया भी खुश हो जाएंगे और जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। शिव इतना बोलकर घर से निकल जाता है और सीधे सेठ जी के पास जाता है। हाँ शिव, बोलो कैसे आना हुआ? सेठ जी, क्या आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकते हैं? पैसे चाहिए? अरे तू क्या करेगा पैसों का? सेठ जी, मैं उन पैसों से समोसे बनाकर गांव में बेचना चाहता हूँ, फिर मैं आपके पूरे पैसे समय पर वापस भी कर दूंगा। मुझे अभी पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। देख शिव, मैं बिना सोचे समझे किसी को पैसे नहीं देता, लेकिन अगर तुझे वाकई जरूरत है तो मैं मदद जरूर करूंगा। पर एक बात साफ है, पैसे समय पर लौटाने होंगे, और हाँ, ये रकम ब्याज पर होगी, तो ब्याज भी तय समय पर देना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा पैसे लूं या नहीं, कहीं मैं किसी परेशानी में ना पड़ जाऊं, पर अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब जो होगा वो भगवान भरोसे छोड़ देता है। ठीक है सेठ जी, आप मुझे पैसे दे दो, मैं पूरी कोशिश करूंगा पैसे लौटाने की। फिर सेठ जी से पैसे लेकर शिव वापस घर आ जाता है और माँ को सारी बात बता देता है। फिर शिव और उसकी माँ खाना खाकर सो जाते हैं। फिर अपनी माँ के बताए अनुसार शिव समोसे की सभी सामग्री बाजार से ले आता है और दोनों माँ बेटे समोसे बनाना शुरू करते हैं। फिर शिव सभी समोसों को लेकर बाजार चला जाता है। शिव ने अपना समोसे का ठेला गांव के उस दूसरे समोसे वाले के सामने लगाया था। ये तो धवल का बेटा शिव है। अच्छा, तो अब ये भी अपने बाप की तरह समोसे बेचेगा। मैं भी देखता हूँ कैसे बेचता है। आओ आओ गांव वालों, सिर्फ 10 रुपए प्लेट समोसे खा लो। आओ और 10 रुपए में स्वादिष्ट समोसे खा लो। शिव ने जो समोसे का दाम रखा था वो धनुष के समोसों से कम था, इसलिए कुछ ही देर में गांव वालों ने शिव के ठेले में भीड़ लगा दी। समोसे खाने के बाद सब कहने लगे, वाह भाई वाह, कहाँ थे तुम अब तक? इतने स्वादिष्ट समोसे तो मैंने पहले कभी नहीं खाए हैं। अरे शायद तुम लोगों को पता नहीं है, ये धवल समोसे वाले का बेटा है। जब इसके पिताजी इतने लाजवाब समोसे बनाते थे तो बेटे के समोसे भी जरूर स्वादिष्ट होंगे। हाँ भाई, मेरे लिए 20 समोसे और दे दो, मैं अपने घर ले जाऊंगा। शिव उन सब की बातें सुन बहुत खुश हुआ।
वहीं दूसरी ओर अब धनुष के ठेले पर कोई नहीं जा रहा था। धनुष को मन ही मन शिव पर बहुत गुस्सा आता है। शिव ने शाम तक अपने सारे समोसे बेच दिए और घर जाने लगा। घर पहुंचकर शिव ने माँ को सब कुछ बताया। माँ, आज तो सच में कमाल हो गया, मेरे सारे समोसे बिक गए। सभी गांव वालों ने समोसों की बहुत तारीफ की। माँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। कहा कल हमारे पास 10 रुपए नहीं थे और आज मेरे समोसों से पूरे 1500 रुपए की कमाई हुई है। बेटा, आज तूने मेरा और तेरे बाऊजी का नाम रोशन कर दिया। मुझे पूरा यकीन था कि तेरे समोसे सबको पसंद आएंगे, क्योंकि तेरा दिल बहुत नेक है और नेक दिल वालों के साथ हमेशा भगवान होते हैं। वो उनका कभी बुरा नहीं होने देते। दोनों माँ बेटे बहुत खुश हो जाते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन शिव फिर अपने समोसे लेकर गांव पहुंचता है। आ जा भाइयों, समोसे खा लो, गरम गरम समोसे खा लो। सिर्फ 10 रुपए में स्वादिष्ट समोसे खा लो। कुछ ही देर में शिव के ठेले पर भीड़ लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ धनुष के ठेले पर कोई नहीं जा रहा था। ये शिव अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझदार समझता है। ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मुझे अपना ठेला बंद करना पड़ जाएगा। इस शिव को लगता है अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसको नहीं पता इसने किससे पंगा लिया है। शाम होते ही शिव के सारे समोसे खत्म हो जाते हैं और शिव घर चला जाता है। पर धनुष का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि कैसे वो शिव को बर्बाद कर सकता है। अगली सुबह शिव सेठ जी के घर कुछ पैसे लेकर जाता है। आओ आओ शिव, और पैसे की जरूरत पड़ गई क्या? पर देखो, इस बार मैंने ब्याज का दाम बढ़ा दिया है। नहीं नहीं सेठ जी, मैं मदद मांगने नहीं, पैसे लौटाने आया हूँ। तुम सुबह सुबह मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। ये लीजिए आपके आधे पैसे और उसके साथ ब्याज भी। अरे भाई, इतने जल्दी पैसे कहाँ से कमा लिए तुमने? सेठ जी, मेरे समोसे का व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा है, इसलिए मैं आपके पैसे लौटाने आया हूँ। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है सेठ जी, मैं चलता हूँ, मुझे समोसे लेकर बाजार भी जाना है। शिव वापस घर आ जाता है और समोसे बनाकर उन्हें बाजार लेकर चला जाता है। आज भी शिव के पूरे समोसे शाम तक बिक जाते हैं, पर धनुष के एक भी समोसे नहीं बिकते। अब धनुष का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसने ठान लिया कि अब वो शांत नहीं रहेगा। अगली सुबह जब रघु और उसकी माँ समोसे बना रहे होते हैं, धनुष भी वहां पहुंच जाता है। आज देखता हूँ ये समोसे आखिर कैसे बनाता है कि लोगों को इतने पसंद आते हैं। फिर धनुष ने देखा कि जब शिव समोसे बनाने के बाद नहाने चला गया, तब उसकी माँ ने एक खास मसाला समोसे के ऊपर डाल दिया और फिर मसाले को वापस से छुपा दिया। अब समझा मैं, असली जादू तो इस बुढ़िया के पास है। शिव को तो कुछ पता ही नहीं है। अब तो तेरा जादू मेरा हो जाएगा। उसी रात जब शिव और उसकी माँ सो रहे होते हैं, तब धनुष चुपके से उनके घर में घुस जाता है और मसाले की पोटली बदल देता है। धनुष असली मसाला चुरा लेता है और उसकी जगह मिट्टी और मिर्च का मसाला रख देता है। अगली सुबह शिव की माँ को नहीं समझ आता कि मसाले बदल दिए गए हैं। शिव हमेशा की तरह समोसे लेकर बाजार चला आता है। भाइयों, समोसे खा लो, गरम गरम समोसे खा लो, सिर्फ 10 रुपए में स्वादिष्ट समोसे खा लो। कुछ ही देर में ठेले पर भीड़ लग जाती है, पर आज कुछ अलग हुआ। एक गांव वाले ने समोसा खाने के बाद बोला, अरे भाई शिव, आज तुम्हारे समोसे पहले जैसे स्वाद के नहीं लग रहे, क्या बात है? हाँ भाई, आज तो तुम्हारे समोसे में वो मजा ही नहीं आ रहा। क्या सच में? पर मैंने तो जैसे हमेशा बनाता हूँ वैसे ही बनाए हैं। सभी गांव वाले समोसे खाकर चले जाते हैं। उसके बाद जो भी शिव के समोसे खाते, वो एक ही बात बोलता था, आज समोसे अच्छे नहीं लग रहे। शिव बहुत परेशान हो जाता है। उस दिन शिव के एक भी समोसे नहीं बिकते। ये सब देखकर धनुष मन ही मन बहुत खुश होता है। शिव उदास होकर घर चला जाता है। आ गया मेरा बेटा, चल हाथ पैर धो ले और खाना खा ले। माँ, अभी भूख नहीं है, बाद में खा लूंगा। क्या हुआ, तू इतना उदास क्यों है? और ये समोसे तू वापस क्यों लेकर आ गया? माँ, पता नहीं कैसे, पर आज एक भी समोसे नहीं बिके। 2 लोगों ने समोसे खरीदे जरूर, पर जब खाए
तो उनको समोसे बिल्कुल पसंद नहीं आए, इसलिए मैंने उनको पैसे भी वापस कर दिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज क्या हो गया मेरे साथ। मैंने तो आज भी समोसे वैसे ही बनाए थे जैसे हर रोज बनाता हूँ। माँ मन ही मन में सोचती है, ऐसा तो नहीं हो सकता, पिछले 30 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर माँ ने समोसे को देखा और समझ गई सारा मामला। फिर माँ शिव को वो राज बताती है जो उसने आज तक कभी नहीं बताया। बेटा शिव, तू ज़रा बैठ, मैं तुझे एक बात बताती हूँ। ये बात करीब 30 साल पुरानी है। तेरे पिताजी ने जब पहली बार समोसे का ठेला लगाया था तो पहले ही दिन एक भी समोसा नहीं बिका, लेकिन अगले दिन वो बारिश में भी ठेला लेकर निकल पड़े। उनकी मेहनत और सच्चाई देखकर एक बुजुर्ग बाबा वहां आए। तेरे पिताजी ने उन्हें बिना कुछ कहे समोसे खिला दिए। बाबा बहुत खुश हुए और उन्होंने एक खास मसाला दिया। उन्होंने कहा, ये तोहफा तेरे लिए है क्योंकि तू सच्चा है, इसे हमेशा संभाल कर रखना और ध्यान रखना ये सिर्फ उस इंसान को देना जो दिल से ईमानदार हो। बेटा, मैं आज तक तेरे हर समोसे में वही मसाला डालती रही हूँ, पर आज का स्वाद कुछ बदला हुआ लग रहा है। शायद किसी ने मसाले की पोटली बदल दी है। क्या मतलब मेरे समोसे उस मसाले के कारण इतने अच्छे बनते थे, पर वो मसाला हमारे घर से कहाँ जा सकता है? देख बेटा, मैं तुझे उसका भी उपाय बताती हूँ। तू एक काम कर, कल सुबह तू उस धनुष समोसे वाले के पास उसके घर जाना और देखना क्या वो सही सलामत है, क्योंकि ना जाने क्यों मुझे उसी पर ही शक हो रहा है। ठीक है माँ, मैं वैसा ही करूँगा जैसा आप बताओगी। अगली सुबह शिव जब सो रहा होता है तो उसे दरवाजा पीटने की आवाज आती है। इतनी सुबह सुबह कौन है? शिव जब दरवाजे से बाहर जाकर देखता है तो वहां धनुष नीचे जमीन पर बैठा हुआ देखता है। अरे धनुष काका, आप यहाँ? भाई शिव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो हुआ उसके लिए माफी चाहता हूँ। अब सब कुछ तेरे हाथ में है। पर क्या हुआ है आपको? आप इतना परेशान क्यों हो? शिव, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे घर से वो मसाले की पोटली चुरा ली थी, लेकिन जब से वो मसाला उठाया है मेरे साथ लगातार बुरा होता जा रहा है। घर में परेशानियां बढ़ गईं, पत्नी की तबीयत बिगड़ गई, बेटी सीढ़ियों से गिर गई और अभी अस्पताल में है। खेत के सारे पौधे भी सूख गए हैं। और कल रात मैंने सपना देखा, एक बाबा ने मुझसे कहा, ये मसाला मेरा नहीं है, इसे वहीं लौटाओ जहां से लाया गया है। शिव, मुझे समझ आ गया है कि मैंने लालच में आकर गलत रास्ता चुना। मैंने समोसे के दाम बढ़ा दिए और लोगों ने मेरे ठेले से मुंह मोड़ लिया। लेकिन सबसे बड़ी गलती ये हुई कि मैंने तुझ जैसे अच्छे इंसान को गलत समझा। शिव, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। ठीक है काका, कोई बात नहीं, जो हुआ उसे जाने दो। बस आप आगे भी याद रखना कि लालच का फल हमेशा बुरा होता है। शिव से माफी मांगने के बाद नारायण वहां से चला जाता है। फिर शिव भी घर के अंदर आ जाता है माँ को सारी बात बताने। जैसा ही शिव घर के अंदर आता है वो देखता है कि उसका बड़ा भाई को अब होश आ गया है और वो अपने पैरों पर खड़ा है। अरे भैया, आप ठीक हो गए। मुझे पता था कि मेरे भैया ज्यादा दिन तक मुझसे बात किए बिना रह ही नहीं सकते। आपको देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बयां नहीं कर सकता। हाँ भाई, मैं ठीक हो गया हूँ और मैं इतने दिनों से तेरी और माँ की सारी बातें सुन भी रहा था और महसूस भी कर रहा था, पर मेरे शरीर में इतनी ताकत महसूस नहीं हो रही थी कि मैं तुम दोनों से बात कर सकूं। लेकिन आज जो हुआ वो देखकर मैं इतना हैरान हो गया कि अपने आप ही एक ताकत सी महसूस हुई और मैं ठीक हो गया। पर क्या हुआ है भैया? मैं समझा नहीं। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या ऐसा हुआ जिससे आपको अचानक ताकत महसूस हुई? देख भाई, मैं तुझे शुरू से समझाता हूं। जब पिताजी की मृत्यु हुई तब मैं भी छोटा था, पर मुझे पता था कि पिताजी समोसे बेचने का व्यापार करते थे। इसीलिए मैंने तभी सोच लिया था कि मैं भी बड़े होकर समोसे ही बेचूंगा। अब ये नारायण जो अभी तुझसे माफी मांगर गया है, ये पहले मेरा अच्छा दोस्त हुआ करता था। नारायण के पिताजी ने हमारे पिताजी को देखकर ही और उनके समोसे की जबरदस्त मांग को देखकर समोसे का व्यापार शुरू किया था। जब मैंने नारायण को बताया कि भाई मैं भी अपने पिताजी की तरह समोसे का व्यापार करूंगा, तो नारायण और उसके पिताजी दोनों ने मिलकर मुझे बहुत धमकाया। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर गांव में मैंने या किसी और ने समोसे का व्यापार शुरू किया तो वे उसे गांव में रहने लायक नहीं छोड़ेंगे। फिर जब मैंने ये सब मां को बताया तो मां ने भी मुझे ही समझाया। बोली कि लकड़ी का मेरा काम अच्छा चल रहा है, मुझे समोसे का काम नहीं शुरू करना चाहिए।
लेकिन माँ ने मुझे उस जादुई मसाले के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। तो अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि माँ ने तुझे उस जादुई मसाले के। रुक बेटा, रुक, मैं तुझे सब समझाती हूँ। बेटा देख, जब तूने मुझसे कहा था कि तू समोसे का व्यापार शुरू करना चाहता है, तब तेरे दिल में सिर्फ लालच था। तुझे याद है तूने मुझसे क्या कहा था? माँ, मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बनूंगा, समोसे का दाम 50 रुपए रखूंगा और ऐसे समोसे बनाऊंगा कि पूरा गांव सिर्फ मेरे समोसों का दीवाना हो जाएगा। बस बेटा, यही सुनकर मैंने तुझे वो जादुई मसाला नहीं दिया था, क्योंकि उस मसाले की एक शर्त है, वो सिर्फ उसी का साथ देता है जिसका दिल नेक हो और इरादे साफ हो। अब देख शिव को, उसने समोसे का व्यापार सिर्फ इसलिए शुरू किया ताकि मैं दूसरों के घरों में जाकर काम ना करूं, और वो तुझे जल्द से जल्द ठीक देखना चाहता था। बेटा, माँ बाप अपने सब बच्चों से बराबर मोहब्बत करते हैं, इसलिए उस दिन मैंने तुझे वो मसाला नहीं दिया, वरना क्या पता आज तू किस हाल में होता। और नारायण का हाल तू जान ही गया है बेटा, लालच ने उसे कहां पहुंचा दिया। हाँ माँ, तुम सही ही कह रही हो। मैं उस वक्त वाकई लालची हो गया था, और अच्छा ही हुआ कि उस दिन तुमने वो मसाला मुझे नहीं दिया। लालच का फल हमेशा कड़वा होता है और कर्मों का फल जरूर मिलता है। नारायण की हालत देखकर मुझे ये बात अच्छे से समझ आ गई है।